अगर बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। ये मुश्किलें ये मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। अगर जिंदा हो तो बाजुओं में ताकत रखो, वरना लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। जय हिंद दोस्तों, सारे ने प्यार भरी राम राम। स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो आपा की हम मेवाड़ को इतिहास शुरू कर रखे हो तो, और मेवाड़ को इतिहास आपा महाराणा सांगा तक कंप्लीट कर लियो तो ठीक है। अगला जो अपना मेवाड़ का शासक है वह है महाराणा रतन सिंह, जिनको शासनकाल है 1528 से लेकर 1531 ईस्वी तक। इनकी भी कोई खास बात नहीं है। वैसे तो महाराणा सांगा का सबसे बड़ा बेटा था भोजराज, यानी कि महाराणा सांगा के बड़े बेटे का नाम था भोजराज। भोजराज को सिर्फ एक ही बात के लिए जाना जाता है इतिहास में कि ये मीराबाई के पति थे। इनके अलावा इनकी कोई बात नहीं है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था, भोजराज। ये भोजराज राणा सांगा का बड़ा बेटा था, ठीक है। तो इनकी तो जीवन काल में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगले जो मेवाड़ के शासक है महाराणा रतन सिंह, जिनका शासनकाल है 1528 से लेकर 1531 ईस्वी तक। कोई खास बात नहीं है। बूंदी के हाड़ा शासक सूरजमल के साथ में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां पे सूरजमल हाड़ा ने इनको जंगलों में शिकार में ही मार दिया, ठीक है। बस इतनी सी बात है इनकी। अगले जो मेवाड़ के शासक हैं वो है महाराणा विक्रमादित्य, यानी कि अगले जो मेवाड़ के शासक हैं अपने महाराणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जब मेवाड़ के शासक बनते हैं तो उसमें उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, यानी बच्चे ही थे। तो शासनकाल इनका 1531 से लेकर 1536 ईस्वी तक। तो अगर भाई का अगर कोई छोटी उम्र में मेवाड़ का शासक बनेगा तो उसका कोई ना कोई तो संरक्षक होगा, यानी कि कोई जो मेवाड़ का राज्य चला सके। तो इनका जो संरक्षक बना था वो इनकी माता बनी थी। संरक्षक था इनका हाड़ी रानी कर्मावती। ये हाड़ी रानी कर्मावती है, ये महाराणा सांगा की पत्नी थी, ठीक है। हाड़ी रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि बूंदी की हाड़ाओं की बेटी थी, यानी कि जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है जहां पे हाड़ाओं ने शासन किया है, जिसको वर्तमान में अपन हाड़ौती का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो हाड़ौती का क्षेत्र इसलिए आया था नाम क्योंकि वहां पे हाड़ाओं ने शासन किया था। तो ये बूंदी की हाड़ाओं की बेटी थी, इसलिए इसको कहते थे हाड़ी रानी कर्मावती। तो इसने भाई का विक्रमादित्य के प्रारंभिक जो जीवन काल में मेवाड़ का राज्य किसने चलाया था, वो हाड़ी रानी कर्मावती ने चलाया था, ठीक है। हाड़ी रानी कर्मावती के दो बेटे थे, एक तो विक्रमादित्य था, एक है महाराणा उदय सिंह, ठीक है, जो अपने महाराणा प्रताप के पिता हैं। तो वो अपने बाद में पढ़ेंगे। महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में 1533 ईस्वी के अंदर गुजरात का शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात के शासक का नाम है बहादुर शाह। इसने आक्रमण कर दिया 1533 ईस्वी में। कहां पे किया? चित्तौड़गढ़ के किले पे। हाड़ी रानी कर्मावती समझ गई भैया मेवाड़ की सेना में वो इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अभी राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा है, तो सैनिक भी इतने एकजुट भी नहीं हुए हैं। फिर विक्रमादित्य की भाई उम्र भी ज्यादा भी नहीं है, बच्चा ही है, तो मेवाड़ की सेना का कौन तो नेतृत्व करेगा। तो हाड़ी रानी कर्मावती समझती थी इस बात को, अगर अब युद्ध करेंगे तो भैया का परिणाम अपने पक्ष में नहीं आएंगे। तो इसलिए हाड़ी रानी कर्मावती ने क्या किया, इस बहादुर शाह को रणथंभौर का किला दे दिया। कभी एक बार तो ये रणथंभौर का किला ले जा और देख, अभी हमारी युद्ध करने की हिम्मत तो है नहीं, ये रणथंभौर का किला ले जा, अब तो आक्रमण मत करना। अब बहादुर शाह ने सोचा यार ये तो और बढ़िया काम हो गया, कभी युद्ध भी नहीं करना पड़ा और रणथंभौर का किला भी आ गया। बहादुर शाह ने 2 साल बाद में फिर एक योजना बनाई कि क्यों ना चित्तौड़गढ़ के ऊपर दोबारा आक्रमण करें। भाई का चित्तौड़गढ़ वालों के पास तो खूब सारे दुर्ग हैं, क्योंकि अपने महाराणा कुंभा खुद 84 में से 32 दुर्ग बना के गया था। तो कोई छोटा मोटा दुर्ग तो मिल ही जाएगा। कोई मचान है, बसवंतगढ़ है, अचलगढ़ है, विराट है, भोमट है, कोई छोटा मोटा दुर्ग तो देंगे। तो ये सोच के इसने 1535 ईस्वी के अंदर दोबारा आक्रमण कर दिया बहादुर शाह ने, कोई ना कोई तो दुर्ग मिलेगा। 1535 में दोबारा आक्रमण किया। तब होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका। पहला साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। अब हाड़ी रानी कर्मावती समझ गई भैया ऐसे तो मानेगा नहीं, अब क्या करें, युद्ध करना पड़ेगा। तब हाड़ी रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकाल के अपने ननियाल भेज दिया, बूंदी। यानी मैंने कहा था शुरुआत में ये बूंदी के हाड़ाओं की बेटी थी, तो इनको तो भाई बच्चे ही थे, तो इनको तो वहां पे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया कि भाई ये तो जिंदा रहने चाहिए। तो इसने विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को तो भेज दिया ननियाल, बूंदी।
फिर इसने हुमायूं को भेजी राखी, यानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं। हुमायूं को राखी भेजी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब भैया की है कि थोड़ा सो आने के अंदर लेट हो गयो, इसलिए मेवाड़ी सेना को क्या करना पड़ा? साका करना पड़ा। साके के अंदर दो चीज होती हैं, एक तो होगा केसरिया, एक होगा जोहर। ठीक है, ध्यान रखना केसरिया किसने किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे साके में, और जोहर किसने किया था? जोहर तो वैसे ही ध्यान में रह जाएगा। जोहर कौन करेगा? हाड़ी रानी कर्मावती करेगी, ये महाराणा सांगा की पत्नी है, तो जोहर तो किया था भाई कर्मावती ने। ठीक है सर। केसरिया कौन करेगा? केसरिया करेगा देवलिया। सर ये देवलिया कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान में जो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, पहले इसका नाम था देवलिया। ठीक है, तो देवलिया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने क्या किया? केसरिया किया था। ठीक है, कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं आने के अंदर लेट हो गया। अगर ये हुमायूं यहां पे अगर मेवाड़ की सेना की सहायता करता तो मेवाड़ी सेना अवश्य ही 1539 का चौसा और 1540 का जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को दोनों युद्धों में हार का सामना करना पड़ा था और शेरशाह सूरी ने दिल्ली की सत्ता के ऊपर जो अधिकार किया था, अगर ये उस समय मेवाड़ी सेना का साथ देता तो ये 100% बात सही थी कि चौसा और बिलग्राम के युद्ध में भी मेवाड़ी सेना हुमायूं की सहायता करती। लेकिन ये पहुंचने में लेट हो गया, इसके कारण इनको क्या करना पड़ा? साका करना पड़ा। ठीक है, तो साका हो गया। उसके बाद में जब बहादुर शाह को पता चला कि हुमायूं अपनी सेना लेकर चित्तौड़गढ़ की तरफ आ रहा है, तो बहादुर शाह ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़कर वापस कहां भाग गया? ये वापस गुजरात भाग गया, वापस गुजरात चला गया। पीछे से मेवाड़ी सरदारों ने वापस चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य को वापस बुला लिया और विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बना दिया। अब एक पृथ्वीराज सिसोदिया पड़ा था अपने ने, जिसको अपन उड़ना राजकुमार कहते हैं, यानी क्या? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जो महाराणा रायमल का बेटा था, जिसने महाराणा सांगा की एक आंख फोड़ी थी, ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है, जिसकी जो 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इस पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। दासी पुत्र अभी बताऊंगा, अभी दासी पुत्र क्या होता है। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा होते थे, वो यानी कि किसी के साथ में, कोई दासी के साथ में अवैध संबंध रख लेते थे, तो उन अवैध संबंधों के बाद में जिस पुत्र का जन्म होता था उसको कहते थे दासी पुत्र। तो ऐसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विद्रोह कर दिया। कभी जब साका हुए तब तो मेवाड़ी सेना लड़े, और ये विक्रमादित्य तो ननियाल भाग गया बूंदी में, यानी चित्तौड़गढ़ के किले को छोड़कर ये तो ननियाल चला गया। इसको मेवाड़ का शासक नहीं बनाना चाहिए। अब इस बात के पक्ष में कुछ मेवाड़ के सरदार बनवीर की तरफ आ गए और बनवीर ने क्या किया? इस विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ठीक, यानी बनवीर ने विद्रोह कर दिया। बनवीर था पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र, जो अपने महाराणा सांगा का ये भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसने महाराणा सांगा की एक आंख फोड़ी थी। मैंने पिछले वीडियो में महाराणा सांगा को पढ़ाया भी था। तो बनवीर ने जब विद्रोह कर दिया भाई का विक्रमादित्य को, तो मेवाड़ का शासक नहीं बनाएंगे, तब इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और विक्रमादित्य का छोटा भाई था जिसका नाम था महाराणा उदय सिंह। ठीक है, अब बनवीर ने सोचा मैंने विक्रमादित्य को तो मार दिया है, अगर मैं उदय सिंह को और मार दूं तो अब मैं पक्का ही मेवाड़ का शासक कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। तो ये तलवार लेके जाता है उदय सिंह के पास में, और उदय सिंह की धाई मां थी पन्ना धाई, जो अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा करेगी। ठीक है, तो अपन महाराणा उदय सिंह पढ़ते हैं। ठीक है, भी रतन सिंह कंप्लीट हो गया, विक्रमादित्य कंप्लीट हो गया। अब कोई बड़ा शासक नहीं है, बस एक महाराणा प्रताप है। एक वीडियो में आएगा, बाकी मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब अगला शासक बनेगा अपने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, यानी कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह का जो शासनकाल है वो है 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि बनवीर जब विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, उसके बाद में उदय सिंह की हत्या करने के लिए जाता है। यह बात इनकी धाई मां थी पन्ना धाई। धाई मां वो होती है जो राजकुमारों की देखभाल करती थी। धाई मां थी इनकी पन्ना धाई। पन्ना धाई को जब इस बात का पता चलता है
कि बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए आ रहा है, तो उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग में भेज देती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में किसके पास में भेज देती है? आशा देवपुरा नामक व्यक्ति के पास में भेज देती है, जो उसमें कुंभलगढ़ दुर्ग का सामंत था। आशा देवपुरा, ठीक है भाई, इसके पास में भेज देती है कि ये है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, आपको इनकी रक्षा करनी है। तो इनको सौंप के आ जाती है। बनवीर आता है, पन्ना दाई को बोलता है कि उदय सिंह कहां है। पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन को सुला रखा था उदय सिंह की जगह। पन्ना दाई ने कहा कि देखो कि उदय सिंह अभी छोटा है, तो इसको मत मारोगे। अपने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन उदय सिंह को मत मारोगे। अब बनवीर तो उस समय एकदम पागल हो रखा था, बोले नहीं नहीं, क्या उदय सिंह को मारने के बाद ही मैं मेवाड़ का शासक बन सकूंगा। तो पन्ना दाई के उदय सिंह के स्थान पर किसको सुला रखा था? पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन को सुला रखा था, और उस बनवीर ने इस चंदन की हत्या कर दी। ठीक है, वो समझने लगा, यानी कि मैंने उदय सिंह की हत्या कर दी। अब मेवाड़ अपने अगर राजपुताने के इतिहास में दो ही महिला सबसे अच्छी हुई हैं, जिसने एक तो अपने मतलब राजधर्म को निभाने के लिए, महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। एक हुई थी अमृता देवी बिश्नोई, जिसने पेड़ों की जान बचाने के लिए अपनी खुद की कुर्बानी दे दी थी। यानी कि इनको राजपुताने के इतिहास में अपने ने खूब पढ़ा है भाई, जब छोटी क्लासों में थे तब ये पढ़ते आ रहे हैं भाई, चंदन का बलिदान देके पन्ना दाई ने उदय सिंह की रक्षा की थी। तो ये कहानी ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अपने राजपुताने में दो ही महिला हुई हैं, या तो पन्ना दाई हुई है या अमृता देवी बिश्नोई हुई है, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ठीक है, तो कुल मिला के चंदन की हत्या करने के बाद बनवीर सोचता है कि भी मैंने अब उदय सिंह को मार दिया है। लेकिन उदय सिंह तो जिंदा था, कहां पे था? कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा नामक व्यक्ति ने इसकी देखभाल की थी। थोड़ा सा उदय सिंह बड़ा होता है, फिर ये मेवाड़ वाले बताते हैं, कुंभलगढ़ वाले, क्या उदय सिंह तो जिंदा है। उसके बाद में बूंदी के हाड़ाओं को बुलाते हैं, और राव मालदेव भी आता है। मारवाड़ से कौन आता है? राव मालदेव, मारवाड़ से आएगा राव मालदेव। और इस राव मालदेव की सैन्य सहायता से, इसकी सहायता से उस बनवीर की हत्या कर देते हैं। यानी बनवीर को भगा देते हैं, बनवीर को हरा देते हैं, बनवीर को मार देते हैं, और इसके बाद में अगला शासक बनेगा महाराणा उदय सिंह। ठीक है, नहीं बनवीर तो कभी मेवाड़ का शासक बना ही नहीं। इसका शासनकाल आता ही नहीं, एक दो किताबें हो सकती है भाई इसका शासनकाल दे दें, लेकिन अपने को ध्यान रखना है महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से 1572 ईस्वी तक ही था। ठीक है, तो राव मालदेव की सैन्य सहायता से महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं, इस बनवीर को मार देते हैं। अब महाराणा उदय सिंह ने क्या क्या काम किया था? एक तो इन्होंने 1559 ईस्वी के अंदर 1559 ईस्वी के अंदर इन्होंने उदय सागर झील का निर्माण करा के एक नए नगर की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में अपन उदयपुर के नाम से जानते हैं। यानी खुद के नाम पे उदय सिंह ने अपने नाम पे एक नए नगर की स्थापना की थी, उदयपुर। इनके समय में ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका होगा। यानी अब करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका, थोड़ा सा चलो मिटा देते हैं अभी, ये कोई बात ध्यान में नहीं रखने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी कहानी है ये, अपने पढ़ी है, अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। ठीक है, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका। आज देखो दो साके पढ़ लेंगे अपन, दूसरा साका भी पढ़ लिया और तीसरा साका भी होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका कब होगा? 1567-68 ईस्वी के अंदर। 1567 में आक्रमण किया था, हुआ कब था? 1568 ईस्वी के अंदर। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पे आक्रमण क्यों किया था? यानी अकबर ने सोचा भी कि राजपुताने के सभी राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, लेकिन मेवाड़ वालों ने अभी तक मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की है, इसलिए उसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। एक कारण और था, एक कारण तो ये हो गया कि मेवाड़ वालों ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एक कारण ये था कि मेड़ता का शासक था जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया, इस जयमल मेड़तिया से अकबर ने मेड़ता छीन लिया था, और ये जयमल मेड़तिया भागकर महाराणा उदय सिंह के पास में आ गया था। अकबर ने महाराणा उदय सिंह को कहा कि जयमल मेड़तिया मेरे को वापस लौटा दे, लेकिन उदय सिंह ने मना कर दिया।
तो दो कारण बताते हैं इतिहासकार, ठीक है, लेकिन कारण चलो कोई भी हो सकता है उसकी साम्राज्यवादी नीति हो, जयमल मेड़तिया वाला कारण हो, या फिर भाई ये तो सही कारण है कि मतलब राजपूताने के सभी राजाओं ने लगभग अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ वालों ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए उसने आक्रमण किया। ठीक है, तो 1567 के अंदर अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले के चारों ओर घेरा डाल लिया और अकबर यहां से महाराणा उदय सिंह को निकालकर कहां भेज दिया, यानी मेवाड़ी सेना ने कहा कि भाई उदय सिंह जी आप यहां से चले जाओ। क्या महाराणा उदय सिंह ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, क्या भाई मेरे को युद्ध करना जरूरी है। अकबर आ गया, अगर मैं वापस युद्ध भैया अगर मैदान छोड़ के चला गया तो कोई वापस बनवीर जैसा पैदा हो जाएगा और कह देगा कि भाई महाराणा उदय सिंह तो कायर था। क्या लेकिन मेवाड़ी सेना ने समझाया कि अगर आप ही मर जाओगे तो फिर मेवाड़ का भाई का वंश कौन बचेगा, क्या आप ही बस वंश हो, इसलिए आपका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां से महाराणा उदय सिंह कहां चले जाते हैं, अपने जो उदयपुर के अंदर पहाड़ियां हैं, गोकुंदा की पहाड़ियां, गोकुंदा की पहाड़ियों में महाराणा उदय सिंह चले जाते हैं। ठीक है, यानी महाराणा उदय सिंह तो चले गए पहाड़ियों में। पीछे से जो चित्तौड़गढ़ का किला किसको सौंप कर गए थे, चित्तौड़गढ़ का किला सौंप के गए थे जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया। ठीक है, इन दोनों को चित्तौड़गढ़ का किला सौंप कर गए। जब ये महाराणा उदय सिंह गोकुंदा की पहाड़ियों में जा रहे थे तो अकबर ने हुसैन कुली को पीछा करने के लिए भेजा था कि भाई का इसका पीछा कर, लेकिन ये इसको कोई सफलता नहीं मिलती हुसैन कुली बैग को। ठीक है, यानी अकबर हुसैन कुली को महाराणा उदय सिंह का पीछा करने के लिए भेजता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। अब ये बात जब कर्नल जेम्स टोड को पता चली कि महाराणा उदय सिंह तो पहाड़ियों के अंदर भागकर चले गए थे, तो कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कहा था कि अगर सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर ये उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास और ही ज्यादा उज्जवल होता। क्या कहा था ये कथन, थोड़ा ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर ये उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और ही ज्यादा उज्जवल होता। अब इसलिए इसने ऐसा कहा कि भाई क्या, क्योंकि अब युद्ध हो रहा है। ठीक है, जब दूसरा साका हुआ तभी उदय सिंह ननियाल चला गया, जब तीसरा साका हो रहा है तब भी ये गोकुंदा की पहाड़ियों में चला गया। अब इसने इसलिए कहा था कि भी अगर प्रताप और राणा सांगा दोनों पराक्रमी थे, दोनों ने युद्ध लड़े थे, अगर इनके बीच में अगर उदय सिंह नहीं होता ना तो मेवाड़ का इतिहास लिखने में, मेवाड़ का इतिहास पढ़ने में और ही ज्यादा मजा आता, यानी मेवाड़ का इतिहास और ही ज्यादा उज्जवल होता। थोड़ा कथन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसने जयमल मेड़ते और फत्ता सिसोदिया को चित्तौड़गढ़ का किला सौंप दिया और समय चला गया गोकुंदा की पहाड़ियों में। हुसैन कुली ने पीछा किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब अकबर क्या करता था, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना लेता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, सपोज करो ये है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अकबर क्या करता था, रात में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवार गिरा देता, लेकिन जब सुबह देखता तो वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवार सेम की सेम, वैसी की वैसी हूबहू। अब यार अकबर परेशान हो गया, रात को दीवार गिराता, सुबह देखता तो दीवार वैसी की वैसी, मरम्मत करी हुई एकदम। अकबर ने कहा यार ये मैं रात को दीवार गिराता हूं, ये सुबह वैसी की वैसी दीवार कौन बना देता है, इसका पता करोगे। तब मुगलों की सेना ने पता किया तो उन्होंने बताया कि जयमल मेड़तिया है वो दीवार वैसी की वैसी बना देता है, यानी रातों रात मरम्मत करके खड़ी कर देता है। अब यार ऐसे तो दुर्ग जीत नहीं सकते, यानी कि दीवार गिराऊंगा फिर वापस बना देंगे तो अंदर कैसे जाएंगे क्या। तब बोले जयमल मेड़तिया कौन सा क्या, बोले वही आपने जिससे मेड़ता छीना था। अरे उदय सिंह तो चला गया गोकुंदा की पहाड़ियों में, तब अपने इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, ये जयमल मेड़तिया को तो मैं वैसे ही मेड़ता दे दूंगा। तब अकबर इस मेड़तिया के पास में संदेश भिजवाता है जयमल मेड़तिया के पास में कि क्यों परेशान हो रहे हो है कि मैं तेने मेड़ता दे दूंगा, चित्तौड़गढ़ को दुर्ग तू मना जीत लेने दे। मेड़तिया ने इसको मना कर दिया, नहीं नहीं कह, उदय सिंह ने मेरे को दुर्ग सौंपा है, मेरे को दुर्ग की चाबियां दी हैं, तो मैं अंतिम समय तक इस दुर्ग की रक्षा करूंगा। अकबर सोचो यार चलो कोई बात को नहीं, दोबारा संदेश भिजवाओ, देख मैं तेने मेड़ता भी दे दूंगा और नागौर भी दे दूंगा, लेकिन तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ दे। यानी कि मैं तेरे को क्या क्या दे दूंगा, कि मैं तेरे को मेड़ता भी वापस कर दूंगा और नागौर भी दे दूंगा, लेकिन तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ दे। तब जयमल मेड़तिया जो संदेश भिजवाता है वो सुनना क्या,
भूख न मिटे मेड़ तो ना मिटे नागौर, या रजोट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चितौड़। यानी जयमल मेड़तिया क्या संदेश भिजवाता है कि भूख न मिटे मेड़ तो, कि भूख न मिटे मेड़ तो ना मिटे नागौर, या रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चितौड़। यानी मेरे मरने के बाद ही मिटेगा चितौड़, तो इससे पहले न तो मेड़ तो भूख मिट सके और ना ही नागौर मिट सके। अकबर अब समझ गया भाई जयमल मेड़तिया को तो अपन नहीं जीत सकते। इसके बाद में रात को जब अकबर ने दीवार गिराई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो जब वापस दुर्ग की मरम्मत करा रहे थे तो ये जयमल मेड़तिया दुर्ग की दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ था। अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से निशाना लगाया। ये थोड़ा ध्यान रखना भी, अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। इस संग्राम बंदूक से निशाना लगाता है और जयमल मेड़तिया को घायल कर देता है। जयमल मेड़तिया के पैर में जाके गोली लगती है, जयमल मेड़तिया सीधे नीचे धराशायी। अब युद्ध करना जरूरी हो गया। अब क्या होगा? अब आपको पता ही है, अब तो बिल्कुल साका होगा। यानी कि भाई जब सरदारी मारे गए तो साका तो होना ही है। ठीक है, अब जयमल मेड़तिया है वो थोड़े घायल हो गए। अब दीवार की मरम्मत कराएं कैसे? यानी कि जो दीवार की बेचारा मरम्मत कराने वाला था जयमल मेड़तिया, वो तो घायल हो गया। अब दीवार की मरम्मत कैसे करेंगे? अब तो साका होना ही है। इसलिए जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया इन दोनों ने किया था केसरिया। ठीक है, और जौहर जिसने किया था इस फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर। इस फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर, इसने किया था जौहर। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका संपन्न। ठीक है, यानी कह जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने केसरिया किया था। फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर, इसने जौहर किया था। और यहां पे एक और नाम आता है, वीर कल्लाजी राठौड़, जिनको चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। ये जो वीर कल्लाजी राठौड़ हैं, ये जयमल मेड़तिया के भतीजे ही थे। ठीक है, यानी ये भी राठौड़ था, ये तो मेड़ता के हैं इसलिए इनको मेड़तिया कहते थे, लेकिन इनकी जाति राठौड़ी थी। ये भी जयमल राठौड़ थे और ये कल्लाजी भी राठौड़ थे। अब जयमल मेड़तिया उस समय युद्ध के समय बैठा बैठा सोच रहा है, अरे यार मेरे पैर की गोली लगी नहीं, मेरा भी युद्ध करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो वीर कल्लाजी राठौड़ कहते हैं कि चाचा जी मेरे कंधे के ऊपर बैठो। जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पे बिठाते हैं। तो दो हाथ तो अपने जयमल जी का और दो हाथ कल्लाजी का। तो इन्होंने कहते हैं कि चारों हाथों से युद्ध करे थे, इसलिए वीर कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं। जब अपन लोक देवता पढ़ेंगे तब थोड़ा ध्यान में और रखना। ठीक है, तो यानी वीर कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बिठाया था और दो हाथ तो जयमल मेड़तिया के और दो हाथ कल्लाजी के। तो चारों हाथों से इन्होंने युद्ध किया था मुगल सेना के साथ में। और युद्ध करते हुए जयमल मेड़तिया मारे जाते हैं, वीर कल्लाजी मारे जाते हैं, फत्ता सिसोदिया मारे जाते हैं और फूल कंवर ने भी जौहर कर लिया। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर प्रवेश किया तो वही बात, कुछ नहीं मिला, राख ही राख। अब अकबर को फिर से बड़ा गुस्सा आया। तब कहते हैं कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके के समय एक जयपुर का शासक था जिसका नाम था भगवंत दास कछवा। भगवंत दास कछावा, जो मिर्जा राजा मानसिंह के पिता थे, जो महाराणा प्रताप को तीसरे सैनिक अभियान में समझाने के लिए भी जाएंगे शांति दूत के रूप में। ये भगवंत दास कछवा कहते हैं कि ये मेवाड़ वाले वैसे भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। यानी ये कहते हैं कि हम तो सर्वोपरि, हम सर्वोपरि क्षत्रिय हैं, क्या हमको तो कुछ समझते ही नहीं है। तब अकबर बोले अच्छा क्या? जब अंदर गया तो अकबर तो उसको भी कुछ नहीं मिला, यानी कि राख ही राख। तब अकबर को बड़ा गुस्सा आया। तब कहते हैं कि अकबर ने एक बार से वापिस कत्लेआम करवाया। वही कत्लेआम, वही राजपूत सेना को उसने काट दिया, यानी राजपूतों का खून बहाया गया। यानी क्या कराया था? कत्लेआम। चित्तौड़गढ़ के किले में दो बार कत्लेआम हो चुका है। एक तो 1303 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था पद्मिनी के कारण, और एक हुआ था अपने 1568 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो अपने अकबर ने किया था। कहते हैं इस भगवंत दास कछावा की सलाह के ऊपर ही अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले में ये अपने कत्लेआम किया था। अब कहते हैं कि कत्लेआम इतना बड़ा था, राजपूतों का खून बहाया गया था, लगभग 20 से 30 हजार राजपूत सैनिकों को काट दिया गया था। कहते हैं इतना बड़ा कलंक था जो अकबर के जीवन पर कभी मिटाया नहीं जाता था, यानी अकबर के जीवन का एक अमिट कलंक था। कहते हैं इस कलंक को थोड़ा सा साफ कराने के लिए अकबर ने इस जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया दोनों की हाथी के ऊपर मूर्ति लगाई थी। कहां पे लगाई थी? अपने जो आगरा का किला है, आगरा का जो दुर्ग है
वहां पे इन दोनों की मूर्तियां लगाई थी। किस किस की लगाई थी? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया दोनों की हाथी के ऊपर मूर्ति लगाता है। औरंगजेब ने इस मूर्तियों को तुड़वा दिया था। औरंगजेब कहता है, अरे कौन है ये जिनको आगरा दुर्ग में प्रवेश करते इन दोनों की मूर्ति लगा रखी है? बोले ये तो मेवाड़ के युद्ध में विशाखा हुआ था तीसरा, तब इन्होंने खूब एकदम बहादुरी से युद्ध लड़ा था, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। औरंगजेब पहले सोचता था होंगे कोई मुस्लिम होंगे भाई क्या, इसलिए पहले तो ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन पूछ लिया, अरे किसकी मूर्ति लगा रखी है? बोले तो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। बोले हिंदू थे क्या? बोले मुस्लिम थे क्या? बोले ना मुस्लिम नहीं थे, हिंदू थे। बोले हैं? बोले इन मूर्तियों को तोड़ाओगे अभी क्या? आगरा दुर्ग में उसी समय इन मूर्तियों को तुड़वा दिया गया। और वर्तमान में ये मूर्तियां अपने जूनागढ़ के सूरज पोल पे लगी हुई हैं। जैसे आप बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में जाओगे, सबसे पहले आपको प्रवेश करते ही दोनों तरफ हाथी के ऊपर मूर्ति मिलेंगी। वो दोनों मूर्तियां जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की है। ठीक है, इस कलंक को मिटाने के लिए आगरा दुर्ग में इनकी मूर्तियां लगवाई थी, क्योंकि अकबर के जीवन का एक बहुत ही बड़ा कलंक था। ठीक है भाई, यानी कत्लेआम किया था। इसके बाद में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, यानी कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली का दिन था और गोगुंदा के अंदर महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में होली के दिन ही मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे, वो बनेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अगर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पढ़ाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, यानी लगभग 1 से 1.5 घंटा चाहिए भी महाराणा प्रताप पढ़ाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ठीक है, 28 फरवरी 1572 को होली के दिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा के अंदर, और महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा के अंदर ही है। वहीं पर इनका जो दाह संस्कार होता है, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। अब अगला अपना शासक बनेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा उदय सिंह ने अपनी एक धीर भाई भटियाणी का थोड़ा ज्यादा ही प्रभाव था, उन रानी के प्रभाव में आके और जगमाल को मेवाड़ का शासक बना देते हैं। लेकिन बाद में चलो मेवाड़ पढ़ाएंगे, अपने महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, तभी ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो भाई जो महाराणा उदय सिंह की छतरी है वो गोगुंदा के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, तो अपने महाराणा उदय सिंह कंप्लीट हो गया, महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। अब ज्यादा इतिहास बचा नहीं है मेवाड़ का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।